प्रवेश पता है वो कि आप जो बोले सेंट्रल जू अथॉरिटी है डब्ल्यूपी एक्ट के अंदर में वो करते हैं। मैं बता रहा कि ये रिसर्च फैसिलिटी है ना कि कोलैबोरेट करना सबके साथ, उसमें जीएसए का रोल रहता है। अब जीएसए का हिस्ट्री बताया जाए तो बेसिकली एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको विलियम जो ने क्रिएट किया था ओरिएंटलिज्म को प्रमोट करने के लिए, कि इंडियन ईस्टर्न जो नॉलेज सिस्टम है कैसे उसको पढ़ा जाए, उसको एक्सप्लोर किया जाए उसके लिए। तो उनमें रोल किया था कि जो ईस्टर्न को नॉलेज तभी पढ़ सकते हैं जब उनके बारे में जानेंगे, बारे में, प्लांट के बारे में, एनिमल्स के बारे में। तब वहीं से स्टार्ट हुआ था वो, एक यूनिट था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर में, एक जूलॉजिकल यूनिट था। फिर धीरे धीरे अलग से क्रिएट किया गया 1875 में अंडर द इंडियन म्यूजियम। उसके बाद से फिर 1960 में अलग से मिनिस्ट्री के अंदर में डाला। तो ये तो हेडक्वार्टर्स कोलकाता में ही है इसके। और में जैसे एक ये एग्जांपल हो गया कि 1916 में प्री इंडिपेंडेंस टाइम में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो एक और जो हम बोले इंस्टीट्यूशन, तो आरबीआई आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस प्री इंडिपेंडेंस टाइम में 1934 में। हम्म, हाँ। रिगार्डिंग द स्टेरलाइट प्लांट 2018 में केस की स्टेरलाइट कॉपर प्लांट, one of the most important copper plant in India. They were polluting the local environment. They were discharging the waste into the local streams, water bodies, etc. Local were protesting, but sterile plant, they were not adhering to the principle जो protocol regarding the pollution. तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट वायलेंट हुआ, दे वर शूटिंग, 18 पीपल वेर किल्ड। उसके बाद से द प्लांट वर क्लोज्ड, अभी तक क्लोज है 2018 से लेकर के। तो वो सब प्ली गया कि इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी वो हार्म हुआ है, क्योंकि कॉपर में हम लोग डिपेंडेंसी बढ़ चुका है, इंपोर्ट बढ़ चुका है। लेकिन एक एथिकल डिलेमा रहा विथ रिगार्ड टू कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट वर्सेस स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इंडिया का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सही होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन आप पब्लिक हेल्थ पर आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। पब्लिक हेल्थ इज ऑटमोस्ट कंसर्न, इसलिए एक तरह से जंक्स द प्ली टू रीओपन द, हटा दिया गया वापस से कि आप खोल नहीं सकते अनटिल अनलेस। क्यों? एक बार का बात नहीं है कि एक बार आपने वायलेट किया, देयर वर सेवरल रिपीटेड सीवियर वायलेशन बाय द यूनिट, बार बार आपको बोला गया, बार बार आपने बात नहीं किया। दूसरा, पोल्यूटर स्पेस प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, इस पर बोला जाता है कि आपको काम करना चाहिए, आपको अडियर करना चाहिए एनवायरमेंटल लॉस, वो आपने नहीं किया, इसलिए फिर बंदी रही। ओवर। और जो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहा है वो स्मेल्टिंग करके, तो जो कॉपर हमें ओर मिलता है, तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जो कॉपर ओर है उसको हम बोलते हैं चालको पायराइट। और उसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो मतलब इट इज, हाँ, कॉपर मिनरल और कंटेनिंग कॉपर एंड आयरन सल्फाइड। तो उसको स्मेल्ट करके कॉपर ओर को वी गेट कॉपर इन प्योर फॉर्म। तो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स दैट वी हैव। ठीक है। अब टैक्स डेवल्यूशन में बात करते हैं, तो ये प्रवेश बताएं आप कि सेंट्रल रिलीजेस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट। तो ये किसका बात हो रहा है कि एडिशनल इंस्टॉलमेंट टैक्स डेवल्यूशन 1,42,000 करोड़ फॉर टारगेटिंग ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट्स। तो किसके क्या अंडर में किया जाता है ये एडिशनल इंस्टॉलमेंट? ये समझ में नहीं आया था। एडिशनल फाइनेंस इंस्टॉलमेंट? कमीशन। तो फाइनेंस फाइनेंस का मैं तो एक साथ दे देता हूँ ना कि इसमें इंस्टॉलमेंट एक साथ बेसिस। नहीं देता, टाइमली टाइमली पेमेंट रिलीज होती है। ओ ठीक Additional installments of tax devolution to states। टैक्स डेवोल्यूशन, तो टैक्स डेवोल्यूशन तो फाइनेंस कमीशन के अंडर ही होता है। है। ओके। और इसमें दो तरीके का है ना, अगर इनडायरेक्ट है तो जीएसटी काउंसिल करेगी। हम्म, ठीक है, समझ में आ गया वो एडिशनल रीडिंग स्पाइक इंडियन इकोनॉमी बोला जा रहा है 7.6% ग्रो होगा ओवरऑल। 7.6, इसमें सबड्यूड परफॉर्मेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर का, 0.7% है, डाउन फ्रॉम 4.7%। एग्री क्राइसिस इशू होता, अदर सेक्टर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वहां पिक्ड अप द पेस, ग्रोइंग एट 9% ईयर। इंडस्ट्री सेक्टर 9%, एग्रीकल्चर 0.7%, और 8.5% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस साल। कंस्ट्रक्शन भी 10%। तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% के बीच में तीनों सेक्टर ग्रो कर, बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोसेसिंग सेक्टर 1% में है।
सर्विसेज सेक्टर में डीएक्सलरेशन आया, तो जैसे सर्विसेज सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इन टर्म्स हाँ, ऑफ एक्सपोर्ट्स आल्सो। तो प्रवेश इसको डाल देना कि अलग अलग सेक्टर में कैसे है। तो एग्रीकल्चर 1% से नीचे ग्रो है, याद करने के लिए, एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो 8 to 10% के बीच में तीनों सेक्टर है, इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग है और माइनिंग, कंस्ट्रक्शन है। हाँ, माइनिंग भी, तो माइनिंग इसी में आता है, इंडस्ट्रियल में आ गया, इंडस्ट्रियल में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में इसी में आता है। तो इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8 to 10% के बीच में है। सर्विस में स्लो डिसलेरेशन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। डिस्पाइट द इकोनॉमी, कंजम्पशन पैटर्न कंटिन्यू डिस्पाइट प्राइवेट स्पेंडिंग बस 3.5% इंक्रीज हुआ। लेपर्ड पॉपुलेशन, ग्लोबल लेपर्ड इंडिया में है, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, नॉर्मल लेपर्ड, सब वर्नेबल आईयूसीएन के अंदर में। तो उनका जो पॉपुलेशन है 12,000 से बढ़ करके 13,874। तो अगर बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन गेस्टिमेट, तो राइनोस का पॉपुलेशन कितना होगा, तो 4,000 के आसपास है, सर्च करना एक बार, इंडियन राइनो। लायन का 600-700 के आसपास, एलिफेंट 30,000 to 40,000 के आसपास, फिर लेपर्ड 13,000, टाइगर 3,600 या 3,200 के आसपास। हाँ, राइनोज इज 4000, हम्म तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन लेपर्ड। 2000, हाँ 2006 में इट वाज क्लोज टू 2600, 2022 तक इट हैज क्रॉस्ड 4000 मार्क। एक बार टाइगर का बताओ उसी टाइगर 3,200, एग्जैक्ट देख लेना कितना है, उसी का राउंड होगा, 3,276, हाँ 400, 3682 टाइगर्स 600, इन इंडिया। टाइगर्स इंडिया। और अलायंस का 600-700 के बीच में, 680, 640 ऐसे ही रहता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेपर्ड का मध्य प्रदेश 4,000, फिर है महाराष्ट्र। तो बस मध्य प्रदेश याद होना चाहिए। सेंसस कैसे किया गया, तो कैमरा ट्रैप, फॉरेस्ट सर्वे यूज किया गया, कैमरा ट्रैप वे डिप्लॉयड, फोटोग्राफ। एशियाटिक लाइन सेंसस होता है, तो उसका अगर हम फिगर्स देखें तो 650 है एशियाटिक हाँ। लाइन। हम्म, तो कौन इसको बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके बारे में आज हम लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़े, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन, वाइल्ड लाइफ 1982 में आया था ना ये। बता रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, 1982 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर में नेचुरल रिसोर्स से बात करते हैं, ऑटोनोमस एजेंसी है, सब पर बात करते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है, तो रिसर्च करेंगे। इस पे भी कर रहे हैं, इसमें तो पॉपुलेशन कर ही रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ नाम है, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, मैनेजमेंट, फॉरेंसिक, स्पेशल मॉडलिंग, सब पे फिर काम करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ, एनटीसीए, स्टेट फॉरेस्ट गाइडलाइन। तो फॉरेस्ट ऑफिसर एक तरह से भी इन पे रिक्रूट होते हैं और साथ में काम करते हैं। तो और भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये वाइल्ड लाइफ है, ये फॉरेस्ट रिसर्च है, ये नेचुरल रिसर्व का बात करते हैं। देहरादून में स्टेट फॉरेस्ट सर्विस कैडेटर और आईएफएस ऑफिसर वहां पर इंस्टीट्यूट है, डीम यूनिवर्सिटी अंडर यूजीसी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑटोनोमस बॉडी, एमओसी एफसीसी के अंदर में, देहरादून। अधिकतर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड देहरादून में होंगे, उसमें हर जगह पर इंडिया में है। फॉरेस्ट्री रिसर्च का बात करते हैं, नाम नहीं है, फॉरेस्ट्री रिसर्च। तो फॉरेस्ट्री रिसर्च क्या क्या हो सकता है, तो बायोडाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में बात हो सकता है। उसके बाद फिर एक तरह से मैंडेट दिया जाता है कंजर्वेशन का, ट्री इंप्रूवमेंट, ट्री का कैसे बढ़ाएं, रिहेबिलिटेशन कैसे करें, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए ट्राइबल का, फॉरेस्ट लैंड यूटिलाइजेशन सही से कैसे हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सस्टेनेबल कैसे बनाएं, जो बैरन वेस्ट लैंड है उसको वापस से रिक्लेम कैसे करें फॉरेस्ट में। तो ओवरऑल फॉरेस्ट पर ही फॉरेस्ट पर बात हो रहा है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। फिर एक लास्ट, तो 4 इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़े। पहला बात, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, लिख लो। और लास्ट जो है वन विज्ञान केंद्र, इट इज एस्टैब्लिश बाई
इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च, वो स्टैब्लिश किया वन विज्ञान केंद्र MOE FCC के अंडर में। इनका काम होता है ओवरऑल कि छोटे लेवल पर आप रिसर्च करें सिल्वीकल्चर, एफॉरेस्टेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्टिंग, टिम्बर नॉन टिम्बर पर, सीड कैसे कंजर्व करे, लोकल पीपल से कैसे हेल्प करके फॉरेस्ट को ग्रो करे, ट्रेनिंग करे लोकल पीपल, सब लोकल बात होता है इसमें क्योंकि विज्ञान केंद्र है। सर्टिफिकेशन देंगे, ट्रेनिंग, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसके साथ साथ लोकल पीपल ट्रेनिंग देंगे, यूटिलाइजेशन का बात करेंगे। तो हाईएस्ट नंबर टाइगर, नंबर ऑफ लेपर्ड, नागार्जुन सिरसल, आंध्र प्रदेश, पन्ना सतपुरा, आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग MSP लीगलाइज होना चाहिए कि नहीं। तो जब हम लोग बात करते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तीन जो था कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप प्राइस डेफिशिएंसी सपोर्ट करेंगे, डाइवर्सिफाई और क्रॉप करेंगे, मिनिमम इनकम देंगे सपोर्ट रादर देन डायरेक्ट MSP। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए क्योंकि जो APMC मंडी सिस्टम है इट इज ओनली फंक्शनल इन फ्यू स्टेट्स। मंडी सिस्टम हम लोग को लगता है कि अधिकतर जो फार्मर्स होते हैं वो जाके मंडी में बेचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1/3 सिर्फ मंडी में जाके बेचते हैं, बाकी जो मार्जिनल फार्मर है वो लोकल विलेज ट्रेडर को देते हैं। अगर MSP लीगलाइज भी होता है तो सिर्फ मंडी सिस्टम में ही कैलकुलेट होगा ना कितने MSP मिलना चाहिए उनको, लेकिन जो लोकल ट्रेडर को दे रहे हैं, जो लोकल रहते हैं लोग, उन लोगों को ट्रेड करे उस पर कैलकुलेट होगा नहीं, पता नहीं चले, रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कौन किससे बाई कर रहे हैं, कैसे बाई कर रहे हैं, एट वॉट रेट। तो एक पहला आता है ओनली 1/3 of the produce are traded through the mandis, rest are sold by the farmer, marginal farmer to the village trader। कुछ ही स्टेट के पास एक प्रॉपर MSP APMC है, मॉडल एक्ट है और उसमें काम चल, मार्केट कमेटी काम करते हैं, फंक्शनल मार्केट कमेटी। इनफॉर्मल वे ऑफ ट्रांजेक्शन जो है उसको पता चल नहीं सकता है। दूसरा बात होता है कि एक तरीका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैव शोन द प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड। पूरे तो पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दे कैन नॉट प्रोक्योर होल कम्युनिटीज एक ही बार में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है कुछ कुछ वो भी प्रोक्योर कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर ऑल द कम्युनिटीज टू फिक्स द MSP फॉर एवरीथिंग, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल इसमें आता है कि वो कर सकते हैं। दूसरा बात होता है कि आइडिया ऑफ C2 + F50% जो MS स्वामीनाथन केस में आया था, फैमिली लेबर और कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, तो उसमें बोला गया था 50% से ज्यादा होना चाहिए ऑन द C2 कंप्रहेंसिव कॉस्ट। कैलकुलेट कैसे करेंगे इस पर क्वेश्चन उठता है। दूसरा लास्ट जो आता है कि कोऑपरेटिव कैसे बढ़ाया जाए, तभी जाके ओवरऑल रेम्युनरेशन बढ़ सकता है, सिर्फ MSP सोल्यूशन नहीं है, कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव के लिए कल पढ़े थे कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लोकल लेवल cold storage facility 70 million ton with the use of PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के साथ काम किया जाएगा। तो वैसे ही कोऑपरेटिव हैव बीन सक्सेसफुल इन सर्टेन सेक्टर्स, मिल्क सेक्टर एक्सेट्रा, वैसे ही इसको यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी, कल जो हुआ बात FPO और फूड प्रोसेसिंग के लिए भी, तभी जाके MSP का जो रोल है लॉन्ग टर्म जो रिनोवेशन का रोल है वो हो सकता है। PNK फर्टिलाइजर, तो यूरिया जब बात करते हैं यूरिया सब्सिडी, तो यूरिया एक पार्ट है फर्टिलाइजर का इंडिया में, और भी फर्टिलाइजर होते हैं DAP, PNK, फॉस्फेटिक एंड पोटास, अलग अलग फर्टिलाइजर होते हैं। तभी बात होता है कि आप फर्टिलाइजर सब्सिडी छोड़ करके आप बात करिए NBS, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम, और भारत नैनो फर्टिलाइजर हो गया और दूसरा न्यूट्रिशन बेस्ड स्कीम। मतलब कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब यूरिया यूज करते हैं तो NPK वैल्यू ऊपर नीचे होता है सब में, किसी में 22:6:11 ऐसे टाइप होता है, DAP में अलग होता है। तो हो सकता है कि वो जो सॉइल है उसमें फिर नाइट्रोजन जरूरत है, सिर्फ नाइट्रोजन, बाकी सब उसमें है, सिर्फ नाइट्रोजन जरूरत है। लेकिन अब जब यूरिया जब डालोगे तो नाइट्रोजन तो फुलफिलमेंट हो गई, लेकिन साथ साथ जो P और K का वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाएगा,
इसलिए न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी का होता है कि हर एक न्यूट्रिशन के हिसाब से आप सब्सिडी यूज करिए, ताकि एक लीचिंग नहीं हो सॉइल का, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर यूज नहीं हो, स्पेसिफिक यूज हो। नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन सिर्फ डाल दे, अगर फॉस्फोरस कम है सिर्फ फॉस्फोरस डाल दे उसमें। ऐसा नहीं कि फॉस्फोरस भी डाल रहे हैं, पोटेशियम भी डाल रहे हैं, पोटेशियम भी डाल रहे हैं और नाइट्रोजन भी डाल रहे हैं। तो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी। और एनपीके बैलेंस होता है 4:2:1। तो वही बोल रहे हैं कि अगर किसी में फॉस्फोरस बहुत कम है, तो फॉस्फोरस अगर बैलेंस में लाने के लिए आपको नाइट्रोजन भी डालना होगा, के भी डालना होगा, तो उससे एक्सेस फर्टिलाइजर होता है, यूज होता है, सरकार का पैसा खर्च होता है, और दूसरा लीचिंग भी होता है, इन्वायरमेंट कंजप्शन भी तो नहीं होता। तो ये हो गया। सेकंड, ग्लोबल अलायंस फॉर द बिग कैट। 4 बिग कैट बोलते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, टाइगर, लायन, लेपर्ड, एक और चीता हो गया आई थिंक, बिग कैट में आता है क्लाउडेड लेपर्ड। चीता। स्नो लेपर्ड उसी में आ गया। जैगुआर एंड प्यूमा इंडिया में नहीं है, चीता भी नहीं है, लेकिन चीता लाया गया, ट्रांसलोकेट किया गया इंडिया में। क्लाउडेड लेपर्ड भी लेपर्ड का पार्ट ही है, हाँ जी। तो बिग कैट अलायंस, वन टाइम। हाइड्रोजन पावर डिस्कस। रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स, प्रगनंद, चाइल्ड प्रोडिजी, और सेकंड उनको मिला था, सेकंड रैंक था वर्ल्ड वाइड जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो खेले थे अगेंस्ट द मैग्नस कार्लसन। और ग्रैंड ब्लेंड मास्टर का टाइटल। ग्रैंड मास्टर सुपर जीएम बोलते हैं, 2700 के ऊपर में इंडिया में। इंडिया अगर बोला जाए वर्ल्ड वाइड में थर्ड पे, आफ्टर यूएस, आफ्टर इंडिया एंड आफ्टर रशिया एंड यूएस। तो टॉप 4 कंट्रीज रशिया, यूएस, इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग द जीएम और गेम के लिए। पलक गुलिया बीट शीतल देसाई एयर पिस्तौल इवेंट के लिए। तो एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट पलक गुलिया वो हराई, ठीक। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ आर्टिकल। अगर बोला जाए आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और टॉपिक्स क्या था, तो लीगलाइजेशन एमएसपी था, हाइड्रोजन से रिलेटेड बोर्ड था, मालदीव का बात किया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने चर्चा किया बर्लिन वॉर के ऊपर में, और फिर रिफॉर्म्स की बात करी इन हाँ डिटेल। हाँ, फिर प्रिजन रिफॉर्म का बात है, मॉडल प्रिजन सबसे। और अगर बोला जाए स्टार्टिंग में ई एविडेंस की बात हुआ, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड एविडेंसेस सिस्टम, भारतीय साक्ष्य संहिता, मालदीव से रिलेशन, मालदीव, मॉरिशस, फिर ओबेसिटी का बात हुआ, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ पर बात हुआ कि आशा वर्ग को कैसे जोड़ सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस, उसमें कैसे सेंटर क्रिएट करना चाहिए इंडिया में, उस पर बात हुआ। दैट्स ऑफ माई साइड। आपको अगर कुछ छूटता है तो आप बोलो, वी कैन कंक्लूड देन। हाँ, यही मेजर एरियाज थे। हाँ एक लास्ट था, हाँ लास्ट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 1,25,000 करोड़ इन्वेस्टेड इन द जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट और फिर असम में बाय द टाटा और जॉइंट वेंचर पीएमएससी पीएसएमसी एमसी। फेबर्स के बारे में बात की, सिलिकॉन फेबर्स बिग कंपनी के नाम की है, दुनिया भर में डिजाइन करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बारे में क्यों रोल है, क्रिटिकल मिनरल क्यों रोल होता है, क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शन के बारे में बात की, कैप्टिव माइनिंग की बात की, फिर ऑक्शन हुआ, मिनरल अलोकेट हुआ, ऑक्शन हुआ, उससे सिलिकॉन वेफर वेफर बना, क्रिटिकल मिनरल्स, उसके बाद फिर जो यूज हुआ गवर्नेंस में, तो बिजली बचाओ, तो 75,000 करोड़ कॉर्पस गिवन टू द रूफटॉप सोलर farms उसके लिए बात। So thank you everyone. We will take a new important discussion tomorrow due to answer कार्य।